नॉर्मली अगर आप देखेंगे ये आया लोड, सरिया खींचा हल्का सा और सरिया फिर दोबारा से लोड हटने पे दोबारा वहीं पहुंच गया, फिर खींचा सरिया फिर वहीं पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ये अभी तक अपनी लिमिट में है यील्डिंग, लेकिन फेल होने का मतलब क्या है, ये इतना खींच गया कि ये फिर वापस नहीं आ पाया। तो उसमें एक बीम में झोल आ जाएगा। हम चाहते हैं ये झोल आ जाए ताकि हमें पहले ही पता लग जाए कि बीम फेल हो गई है, अब इसका इस्तेमाल मत करो। यही अगर कंक्रीट फेल होगा तो कंक्रीट ऊपर रुका नहीं रहेगा, सीधा नीचे गिरेगा, तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम सेक्शन को बनाते हैं अंडर रिइंफोर्स्ड, ना कि ओवर रिइंफोर्स्ड। आरसीसी के इस लेक्चर में हम समझ लेंगे कि सिंगली बीम और डबली बीम क्या होती है और न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। आरसीसी बीम को डिजाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बीम की। इस तरीके से है बीम। अब बीम में क्या होता है, ये जो बीम है ये किसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से किसी न किसी सपोर्ट पर खड़ी होगी। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक बीम है, ये बीम एक सपोर्ट पर होगी, एक इधर सपोर्ट एक इधर सपोर्ट। जब इस पर बीच में कहीं भी फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने के बाद ये बीम इस तरीके से दबेगी, ये बीच में से बीम इस तरीके से दबेगी। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से ये बीम हमारी, यही सेम बीम लोड लगने के बाद जब इसके ऊपर ये लोड लगा W, तो ये बीम इस तरीके से हो गई, नीचे को हल्का सा झुक गई, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया, थोड़ी सी बैंड हो गई है। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि जो ऊपर का पोर्शन है, ये पोर्शन तो ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा दब गया है। इसी सेम चीज को समझने के लिए हम इसका सारा ले लेते हैं। इसमें देखिए, ये अगर एक बीम की तरह है, अगर हम इस पर बीच में लोड डालेंगे, देखिए जब हम इसे बीच में लोड डाल रहे हैं तो ये इस तरीके से नीचे को झुक रहा है। अब ये जिस तरीके से नीचे को झुक रहा है, तो जो इसका ऊपर का पोर्शन है, यहां पर तो कंप्रेशन आ रहा है, यानी ये पार्टिकल्स इसके पास पास आ रहे हैं, लेकिन जो नीचे का पोर्शन है इसमें टेंशन आ रहा है। अब यहीं पर हमारा डिजाइन करने के लिए हम अब इसी वजह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली कि कहां कंप्रेशन आ रहा है और कहां पर टेंशन आ रही। जैसे हम यहां देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि ऊपर की ओर तो कंप्रेशन आ रहा है, जबकि नीचे की तरफ आ रहा है टेंशन। अब यहां एक बात समझने वाली आ गई कि जब ऊपर की तरफ कंप्रेशन आ रहा है, नीचे की तरफ टेंशन आ रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा कंप्रेशन किधर होगा? सबसे ज्यादा कंप्रेशन होगा यहां पर, मान लो 100 का हो रहा है, फिलहाल हम 100 है, और सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा? नीचे। मान लो नीचे टेंशन भी 100 है, वैसे तो अलग अलग होता है, मान लिया हमने नीचे भी टेंशन 100 है, तो टेंशन 100 यानी कि अगर हम टेंशन को पॉजिटिव मानना है तो कंप्रेशन को हमें निगेटिव मानना पड़ेगा। अगर ये 100 कंप्रेशन है तो ये 100 टेंशन है। अब अगर हम 50 की बात करें तो इस जगह -50 हो रहा होगा, यानी ये कंप्रेशन थोड़ा सा कम हो गया। ऐसे ही हम धीरे धीरे चलेंगे, जब ऊपर कंप्रेशन है नीचे टेंशन है, तो टेंशन में जब हम कंप्रेशन की साइड जाएंगे तो टेंशन धीरे धीरे कम होगी। मान लो यहां पर इस वाले पॉइंट पर +50 है टेंशन और यहां पर -50। इसका मतलब ये है कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम प्लस से थोड़ा सा माइनस की तरफ जा रहे हैं, या कह लो कि हम ऊपर का जो कंप्रेशन है वहां से जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम धीरे धीरे टेंशन की तरफ आ रहे हैं। तो बीच में ऊपर है कंप्रेशन मैक्सिमम और नीचे है टेंशन मैक्सिमम। इसका मतलब जब यहां से हम धीरे धीरे नीचे आएंगे तो हमें बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर ना तो कंप्रेशन होगा ना तो टेंशन होगा, यानी जो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होगा, जो कि उदासीन पॉइंट होगा, 0 पॉइंट होगा, जो कि ये जो लाइन दिखाई गई है पूरी, ये पूरी बीम में वो लाइन है जहां पर ना तो कंप्रेशन है ना ही टेंशन है। जो ऊपर से नीचे हो सकता है ये बिल्कुल बीचों बीच हो बीम में, हो सकता है ये थोड़ी सी ऊपर हो थोड़ी सी नीचे हो, कोई सा भी केस हो सकता है। लेकिन हमें मेन बात ये समझनी है कि असल में ये न्यूट्रल एक्सिस क्या है, तो इसी एक्सिस को हमने न्यूट्रल एक्सिस बोल दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है हर बार कि ये पॉइंट हमेशा बीचों बीच आए, या फिर ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो पूरी एक्सिस है जो बीम में जा रही है, ये बीचों बीच आए, ये थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे भी आ सकती है। जो न्यूट्रल एक्सिस है उसमें ना तो कंप्रेशन होगा और ना ही टेंशन होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ना ही कंप्रेशन और ना ही टेंशन होगा। अब सिंपली सपोर्टेड जो बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे ये एक बीम है और उस बीम को हमने सिर्फ एक सपोर्ट यहां दिया और एक सपोर्ट यहां दिया, ऐसे 2 सपोर्ट पे जो बीम खड़ी रहती है वो सिंपली सपोर्टेड कहलाती है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम में ऊपर होगा कंप्रेशन, देखिए ऊपर है कंप्रेशन और नीचे है टेंशन, ये ऊपर है कंप्रेशन और नीचे है टेंशन। लेकिन जो कैंटिलीवर बीम होगी उसमें ऊपर होगा टेंशन और नीचे होगा कंप्रेशन। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सिंपली सपोर्टेड का तो केस यही है, अगर ये कैंटिलीवर है यानी इसमें एक तरफ से तो फिक्स्ड है और एक तरफ से फ्री है। अब अगर इस पर लोड डाला जाएगा तो ये देखिए, इससे पता लग रहा है कि जो ऊपर का एरिया है उस पर तो टेंशन आ रही है,
लेकिन जो नीचे का एरिया है उस पर कंप्रेशन आ रही है। तो इसलिए हमेशा कैंटिलीवर के केस में उल्टा होता है। अब यहां देखिए, सिंपली सपोर्टेड में कंप्रेशन ऊपर टेंशन नीचे, जबकि कैंटिलीवर में टेंशन ऊपर कंप्रेशन नीचे। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहां बात आती है, जब हम बीम को डिजाइन कर देते हैं तो डिजाइन करने के बाद हम उसमें लगाते हैं सरिया यानी स्टील लगाते हैं। अब रीइंफोर्समेंट लगाने के बाद हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं बीम को। एक देखिए, एक है सिंगली बीम और एक बीम है डबली बीम। सिंगली बीम और डबली बीम। अब ये सिंगली डबली है क्या? फिलहाल आप इतना समझिए, जिस बीम में हम केवल नीचे नीचे सरिया लगाते हैं वो हो गया सिंगली बीम, और जिस बीम में हमने नीचे भी सरिया लगा दिया और ऊपर भी सरिया लगा दिया वो हो गया डबली बीम। ये हो गई एक आम डेफिनेशन। अब हम बताते हैं कि इंजीनियरिंग के वे में इसकी रियल डेफिनेशन क्या है। हमने स्टील लगाया क्यों? हमने स्टील इसलिए लगाया क्योंकि जो कंक्रीट था वो कंप्रेशन तो बहुत अच्छे से झेल रहा था, लेकिन टेंशन आते ही वो फेल हो रहा था, इसलिए हमें लगाना पड़ा स्टील। जैसे यहां हम देख सकते हैं, इस केस में क्या है, ऊपर तो है कंप्रेशन, नीचे है टेंशन, तो हमें ताकि टेंशन में ये बीम फेल ना हो, हमें यहां पर एक सरिया लगाना पड़ेगा। ये जो सरिया हमने क्यों लगाया है, ये सरिया यही ये सरिये दिखाए गए हैं। यहां पर देखिए तीन सरिये, यहां पर देखिए तीन सरिये का इस्तेमाल किया गया है। कितने भी एमएम के हो सकते हैं ये सरिये। अब देखिए इस तरीके से यहां पर हमने क्या लगा दिया, इस टेंशन में स्टील लगा दिया। यही दिखाया गया है टेंशन में स्टील लगाना। अब क्या होता है, अब यहां पर हमने टेंशन में अगर स्टील लगा दिया है, कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस यहां होगी, यहां पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी। अब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर केवल कंप्रेशन आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आएगा। अब कंप्रेशन में तो कंक्रीट हमारा जबरदस्त है ही, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन नीचे जो टेंशन में कंक्रीट तो काम करेगा ही नहीं, हमें लगाना पड़ेगा स्टील। तो हमने किया क्या, यहां पर स्टील के सरिये लगा दिए, लेकिन ऊपर कुछ नहीं किया। ऐसे केस में हम इस बीम को सिंगली बीम बोलते हैं। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर भी सेम केस है, नीचे आया होगा टेंशन, नीचे है टेंशन, ऊपर है कंप्रेशन। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या हुई है कि जो टेंशन है उसके लिए तो सरिया हमने लगा दिया, लेकिन कंप्रेशन के लिए जो हमने कंक्रीट बन लगाया था ऊपर, वो इतना पावरफुल नहीं है जितना कि कंप्रेशन आ रहा है। यानी कंप्रेशन अगर 100 का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंक्रीट है वो अकेले 100 का लोड नहीं झेल सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पर सरिया भी लगाना पड़ा, क्योंकि सरिया केवल टेंशन थोड़ी ना झेलता है। केवल सरिये को खींचोगे तो भी ठीक है, सरिये को अगर दबाओगे तो भी ठीक है, उसकी तो स्ट्रेंथ लगभग बराबर है दोनों में। इसलिए यहां पर हमने, ताकि कंक्रीट हमें ज्यादा, या फिर तो हमें कंक्रीट लगाना पड़ता ज्यादा है, हमने किया कि कंक्रीट ज्यादा ना लगाकर यहां पर स्टील लगा दिया। अब ये जब यहां पर जो कंप्रेशन आ रहा है वो कंक्रीट भी झेल रहा है प्लस साथ साथ स्टील भी झेल रहा है। तो ऐसी बीम जिसमें कंप्रेशन में भी स्टील लगाया जाए और वो स्टील का काम हो कंप्रेशन को झेलना, कंप्रेशन बियर करना, ऐसी बीम को हम डबली बीम कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो सिंगली बीम है, लेकिन सिंगली बीम में यहां पर ये डायग्राम क्यों दिखाया है, इसमें तो ऊपर भी दिखा रखे हैं सरिये, ऐसा क्यों? हाँ, सिंगली बीम में ऊपर भी सरिये लगाए जा सकते हैं, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये सरिये लगाए गए हैं ये कंप्रेशन झेलने के लिए नहीं लगाए गए हैं। ये सरिये लगाए गए हैं क्योंकि हमें स्टीरप्स लगाने होते हैं। जब बीम कोई बनाते हैं तो इस तरीके से एक सरिया ऐसे लगाना पड़ता है 8 mm का, जो चारों ओर घूमता है, जो आपने ये रिंग से देखे होंगे छल्ले से, इसको हम बोलते हैं स्टीरप्स। इनका नाम है स्टीरप्स। स्टीरप्स। तो ये जो स्टीरप्स हैं, ये स्टीरप्स रुकेंगे कैसे? रुकेंगे तो सरिये पर ही। इसलिए हमने इन स्टीरप्स को रोकने के लिए ये बार लगाई है। इसलिए ये जो नीचे बार है, ये जो नीचे जितनी भी बार हैं, इनका नाम है मेन बार, या फिर इसका एक और नाम आप ले सकते हैं टेंशन रीइंफोर्समेंट। जबकि यहां जो डबली बीम है, इसमें नीचे तो ये है टेंशन रीइंफोर्समेंट, लेकिन ऊपर के ये है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। जबकि यहां पर जो सरिये लगाए गए हैं, इन दोनों का नाम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं है, इन दोनों का नाम है एंकर बार। एंकर का मतलब होता है किसी को इस तरीके से हुक से ऐसे टांगना, इसको बोलते हैं एंकर। तो ये एंकर बार, ये है एंकर बार। इसका नाम कंप्रेशन बार नहीं है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ये है, जबकि इसका नाम है एंकर बार।
या एंकर रीइंफोर्समेंट आप इसको बोल सकते हैं। नजर अब एक बार इस डायग्राम पर हम नजर मार लेते हैं। ये है बीम का क्रॉस सेक्शन, ये कोई भी एक बीम है इस तरीके से आ रही है सामने, हमने बीच में से काट दिया। अब ये हम उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। अब इस क्रॉस सेक्शन में जो यहां से यहां तक की चौड़ाई है इसको हम बोलते हैं विड्थ, इसको डिनोट करते हैं बी से। ये असल में होगी इसकी चौड़ाई, यानी कि विड्थ ऑफ द बीम, ये होगी विड्थ ऑफ द बीम। अब यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट हो गए। यहां से अब ये एक एक टर्म हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट डी लिखा होगा, बड़ा डी लिखा होगा, बी लिखा होगा, ये लिखा होगा। अब बी यानी कि विड्थ और डी होती है टोटल डेप्थ। देखिए टोटल डेप्थ ऑफ द बीम जो होती है इसकी होती है टोटल डेप्थ, डी है हमारा टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ को हम दिखाते हैं कैपिटल डी से, जबकि जो फॉर्मूले में आप मैक्सिमम जगह देखेंगे वो क्या देखेंगे, ये स्मॉल डी देखेंगे। स्मॉल डी कहां तक है, आ तो ऊपर से रहा है लेकिन ये तो ऊपर से ज्यादा है नीचे तक बिल्कुल, जबकि ये जा रहा है ऊपर से आकर जो यहां रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है, यानी ये जो सरिया लगा हुआ है, इन सरिये के जो बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है यहां तक, यानी अगर ये बीच में सरिया लगा हुआ है, ये बीच में बार में सरिया है, तो जो इसके बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है ये इसको हम बोलते हैं डी। इसका डी होता है इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। और फॉर्मूले में आपको यही स्मॉल डी हर जगह दिखाई देगा, कैपिटल डी की कोई खास बात हर फॉर्मूले में नहीं होगी। अब इसके बाद ऊपर है कंप्रेशन जोन, नीचे है टेंशन जोन, तो इसलिए ये जो है ये है न्यूट्रल एक्सिस, इसको हमने बोला न्यूट्रल एक्सिस, ये जा रही है न्यूट्रल एक्सिस। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस भी दो टाइप की होती है। न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप की है, एक तो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये रही हमारी एक बीम, इस बीम पे टोटल लोड आ रहा है 1000, उस 1000 में से 500 तो आ रहा है कंप्रेशन में और 500 आ रहा है टेंशन में, यानी 500 का लोड आ रहा है टेंशन में और 500 का लोड आ रहा है कंप्रेशन में। अब देखिए, अब ये बीम हमें सक्सेसफुल चाहिए। अगर मैं ये करूं, ऊपर कंक्रीट ऐसा बनाऊं जो कि 500 का लोड झेल ले, ऊपर कंक्रीट ऐसा बनाया जो 500 का लोड झेल ले, ठीक है, नीचे स्टील ऐसा लगाया जो कि 600 का लोड झेल ले, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 500 का लोड कंक्रीट ने झेल लिया, नीचे मैंने ऐसा स्टील लगाया जो कि जिसने 600 का लोड झेल लिया, जबकि जरूरत मुझे थी केवल और केवल 500 की, ठीक है। अब ये बीम जब टूटेगी, अब इस पे हमने लोड डाला, ऊपर 100 का लोड डाला तो 50 कंप्रेशन में गया, 50 टेंशन में गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे मैंने 1000 का लोड डाला तो 500 ऊपर कंप्रेशन में हो गया, 500 नीचे टेंशन में हो गया। जैसे ही मैंने 1002 कर दिया, यहां पर लोड मैंने कर दिया 1002, अब 501 का लोड यहां पर हो गया, इसको ऐसे रहने देते 501 का लोड यहां हो गया, 501 का यहां हो गया। अब यहां होते ही आप देखिए कौन टूटा, स्टील तो अभी भी ठीक है क्योंकि 600 झेल सकता है, कंक्रीट टूट गया, इसका मतलब कंक्रीट क्या हो गया, फेल हो गया। अब ऐसी बीम जिसमें कंक्रीट फेल हो जाए तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, हमें ऐसा बनाना चाहिए था। अब इसमें क्या हुआ, अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा कंक्रीट तो फेल हो गया 500 पर, लेकिन स्टील की तो अभी 100 स्ट्रेंथ बाकी थी, वो तो वेस्ट गई हमारी। जब कंक्रीट फेल हो गया, बीम ही फेल हो गई, तो वो तो हमारा गया वेस्ट। तो हमें ऐसा सेक्शन बनाना है जो कि बैलेंस्ड हो, यानी अगर कंक्रीट जितनी मजबूती रखता हो उतनी ही मजबूती स्टील रखता हो। कहने का मतलब यह है जब भी टूटे कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ टूटे, ऐसा ना हो कि एक टूट गया, हमारी बीम फेल हो गई जबकि दूसरे की स्ट्रेंथ अभी बाकी है। तो हमें हर बार बनाना है बैलेंस सेक्शन। तो बात यह आती है कि जो भी बैलेंस सेक्शन है, अगर हम कोई बैलेंस सेक्शन बनाते हैं, बैलेंस सेक्शन का मतलब है जिसमें कंप्रेशन और टेंशन का जो कंपोनेंट है, यानी कंक्रीट है और स्टील है, वो दोनों को हमने बराबर बराबर डिजाइन किया है, यानी दोनों जब भी फेल होंगे तो एक साथ फेल होंगे, तो ऐसे को हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। तो जब भी हम बैलेंस सेक्शन डिजाइन करते हैं और उस बैलेंस सेक्शन डिजाइन करने के बाद जो न्यूट्रल एक्सिस आती है, यानी न्यूट्रल एक्सिस क्या है, जहां पर ना तो कंप्रेशन है ना टेंशन है, ऊपर से हो सकता है यहां हो या हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस ऊपर हो। न्यूट्रल एक्सिस ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना कंक्रीट है और कितना स्टील है।
ऊपर रहेगी या फिर नीचे रहेगी, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो भी हम बैलेंस सेक्शन जब हम डिजाइन करते हैं, यानी कंक्रीट और स्टील जिसमें एक साथ फेल होते हैं, ऐसे सेक्शन में अगर हम न्यूट्रल एक्सिस निकालें तो उस न्यूट्रल एक्सिस को हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। उस न्यूट्रल एक्सिस को हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। और ये न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पर, यानी जो क्रॉस सेक्शन है एरिया इस पर, और डिपेंड करती है आपके स्टील, यानी ग्रेड कितनी है स्टील की, ग्रेड क्या है, 500 Fe 500 लगा रखा है, Fe 415 लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, इन दोनों चीज पर ही ये डिपेंड करती है। अब बात करते हैं एक्चुअल क्या है। तो एक्चुअल की रियलिटी ये है कि हम कभी भी बैलेंस सेक्शन डिजाइन नहीं करते, हम कभी भी बैलेंस सेक्शन डिजाइन ही नहीं करते। हम जो सेक्शन डिजाइन करते हैं वो करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड, यानी हम स्टील को कंक्रीट के कंपेयर में कम लगाते हैं, यानी हम स्टील को थोड़ा सा वीक छोड़ देते हैं कंक्रीट के कंपेयर में। ऐसा सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। 3 टाइप के सेक्शन है, एक तो हो गया बैलेंस सेक्शन, एक हो गया बैलेंस्ड सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो कंक्रीट है वो बराबर है स्टील के, यानी कि स्ट्रेंथ बराबर है। और एक हो गया अंडर रीइंफोर्स्ड, यानी इसके अंदर स्टील जो है, स्टील वो कम है कंक्रीट के मुकाबले उसकी स्ट्रेंथ। और एक होता है आपका ओवर रीइंफोर्स्ड, इसमें जो आपका स्टील होता है वो ज्यादा होता है कंक्रीट के कंपेयर में, यानी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो हम हमेशा डिजाइन करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अभी इसकी हम बात आगे करेंगे कि हम क्यों करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड डिजाइन। तो अगर हमने बैलेंस सेक्शन बना दिया मान लो, तो वो अगर बैलेंस सेक्शन नहीं बनाया है, यानी कि या तो अंडर रीइंफोर्स्ड बना दिया या ओवर रीइंफोर्स्ड बना दिया। ओवर रीइंफोर्स्ड बनवाता है हमसे ये जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग स्ट्रेस, ये बनवाता है ओवर रीइंफोर्स्ड। जबकि जो हम इसके बाद अगला मेथड पढ़ेंगे लिमिटेड स्टेट डिजाइन, उसमें आप बनाएंगे अंडर रीइंफोर्स्ड। तो फिलहाल हमने एक्चुअल में यानी रियल में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, तो रियल में हमारा सेक्शन चाहे अंडर रीइंफोर्स्ड हो चाहे ओवर रीइंफोर्स्ड हो, हमें इस बात से मतलब नहीं, चाहे बैलेंस्ड हो। लेकिन एक्चुअल में अब अगर स्टील स्ट्रांग है या कंक्रीट स्ट्रांग है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन अभी भी ऊपर कंप्रेशन है और नीचे टेंशन होगा, यानी ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आ रही होगी कंप्रेशन में इस तरीके से, और नीचे ज्यादा स्ट्रेन आ रही होगी टेंशन में। कहीं ना कहीं अब भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ना तो कंप्रेशन आया होगा ना ही टेंशन आया होगा, वो है एक्चुअल कंडीशन। तो उस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम बोलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। जबकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होती है, जब हम केवल बैलेंस सेक्शन बनाते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस केवल बैलेंस सेक्शन में है। और अगर आप अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनाएंगे, यानी स्टील को अगर आप कम लगा देंगे, तो ध्यान रखना न्यूट्रल एक्सिस हमेशा उसकी तरफ जाती है जो मजबूत होता है। न्यूट्रल एक्सिस अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है तो वो बिल्कुल यहां रहेगी। अब आपने अगर अंडर रीइंफोर्स्ड बना दिया, यानी सरिये को आपने कमजोर कर दिया, अंडर रीइंफोर्स्ड यानी कि सरिया कम लगाया है, सरिया कमजोर हो गया, स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, कंक्रीट, तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी ऊपर खिसक जाएगी। जितना कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता रहेगा न्यूट्रल एक्सिस आपकी अब ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी, यानी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां आएगी, ऊपर आएगी। और अगर आप ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनाएंगे, यानी स्टील ज्यादा लगा देंगे और कंक्रीट उसके मुकाबले कमजोर हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस खिसक के नीचे आ जाएगी। और जबकि क्रिटिकल वहीं रहेगी, क्योंकि क्रिटिकल तो एक थियोरिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो तभी आएगी जब आप कितना स्टील और कितना कंक्रीट ने बनाया है। जबकि जो क्रिटिकल है ये तो एक थियोरिटिकल वैल्यू है, और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ ये माना है कि ऊपर का और नीचे का ये दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है। उस समय जहां भी न्यूट्रल एक्सिस आएगी ये उसकी बात है। इसलिए ये केवल एरिया पर डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और डिपेंड करती है कितनी ग्रेड का हमने स्टील लगाया इस पर। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनाया है क्यों हमें लिमिटेड स्टेट कहता है कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनाया जाए, यानी स्टील को थोड़ा सा कम लगाया जाए। सबसे पहले जो टूटे वो स्टील टूटे। देखिए अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनाने का मतलब क्या है कि हमने सरिया कम लगाया, इसका मतलब है आप लोड डालेंगे और लोड डालेंगे और लोड डालेंगे और लोड डालेंगे, तो सबसे पहले टूटेगा कौन, स्टील टूटेगा, सरिया फेल करेगा, रीइंफोर्समेंट फेल करेगा। अब कंक्रीट फेल नहीं होगा। हम चाहते हैं पहले सरिया फेल हो ना कि कंक्रीट, क्योंकि दोनों के फेल होने में एक अंतर है। कंक्रीट अगर फेल हो गया तो वो उसके साथ होगी क्रशिंग, वो चटक जाएगा और नीचे गिर जाएगा, जबकि स्टील ऐसा नहीं करता। स्टील के फेल करने का मतलब आप ये कभी मत समझना कि स्टील फेल कर गया यानी कि
टूट गया स्टील, नहीं, टूटेगा तो बहुत बाद में स्टील। हमारे फेल का मतलब है कि वो अपनी यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा खिंच गया। फेल का मतलब है, एक स्टील का जो हमारे ग्राफ पड़ा था माइल्ड स्टील का, उसमें क्या है, ये मैंने इसको इतना मोड़ा और ये वापस आ गया। दोबारा इससे समझते हैं हम। देखिए, ये हमने इसको ये मोड़ा फिर वापस आ गया, फिर इसको मोड़ा फिर वापस आ गया। तो ये तो हम यील्ड पॉइंट तक जा रहे हैं। अगर मैं इसके आगे चला जाऊंगा यील्ड पॉइंट से आगे, तो फिर ये लौट कर दोबारा वापस उतना नहीं आएगा जितना कि इस समय है। इस चीज को हम बोलते हैं फेलियर, ना कि स्टील का टूटना। स्टील का टूटना तो फेलियर है ही, वो तो बहुत आगे है, उसको तो हम मानते ही नहीं है। वो तो हम चाहते ही नहीं कि स्टील टूट जाए। हमारे यहाँ अंडर इन्फो सेक्शन अगर हम बना रहे हैं, यानी सरिया कम लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं सरिया फेल हो जाए। तो फेल का मतलब ये है कि सरिया जैसे इतना है आपने लगाया, अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे ये आया लोड, सरिया खींचा हल्का सा और सरिया फिर दोबारा से लोड हटने पे दोबारा वहीं पहुंच गया, फिर खींचा सरिया फिर वहीं पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ये अभी तक अपनी लिमिट में है यील्ड की। लेकिन फेल होने का मतलब क्या है, ये इतना खिंच गया कि ये फिर वापस नहीं आ पाया, तो उसमें एक बीम में झोल आ जाएगा। हम चाहते हैं ये झोल आ जाए ताकि हमें पहले ही पता लग जाए कि बीम फेल हो गई है, अब इसका इस्तेमाल मत करो। यही अगर कंक्रीट फेल होगा तो कंक्रीट ऊपर रुका नहीं रहेगा, सीधा नीचे गिरेगा, तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम सेक्शन को बनाते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड, ना कि ओवर रीइंफोर्स्ड। हम चाहते हैं कि पहले सरिया फेल करे, क्योंकि सरिया फेल होगा हमें पता लग जाएगा कि हाँ अब ये खिंच रहा है और अब यहाँ से सर्विस इसकी खत्म हो चुकी है इस बिल्डिंग की, और अब हम यहाँ से चलते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।